ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को वापस से कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको समझा रहा था लास्ट टाइम कि एच आई वी की साइकिल समझा रहा था एक्चुअली में। तो देखो यार, फिर से सुनो मेरी बात को कि जो देखो आर एन ए सॉरी, ये जो एच आई वी वायरस होता है ये एक ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है। दैट ग्रुप ऑफ वायरस इज कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जिनकी आरएनए जीनोम होता है। आरएनए जीनोम, रेट्रो वर्ड का क्या मतलब है? रेट्रो वायरस में मतलब रेट्रो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है। और रेट्रो वर्ड का मतलब क्या है? रेट्रो वर्ड का मतलब होता है बैक। तो जैसे हम लोगों ने वो सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा हुआ है ना, उसमें क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। खैर, इसमें क्या होता है कि ये जब एचआईवी वायरस ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है तो अपने आरएनए जीनोम को उसके अंदर भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है। और वो आरएनए जीनोम ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा करता है। वैसे डीएनए से आरएनए बनता है पर ये आरएनए से डीएनए बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ठीक है, और फिर ये रिवर्स वायरल डीएनए, ये जो नया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस से वायरल डीएनए जो बनता है ये आपके होस्ट सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाता है और उससे नए वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन कोड्स बनवाता है। और फिर वो वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन कोड्स मिलकर के नए एचआईवी वायरसेस बना लेते हैं। और ठीक है, नए एचआईवी वायरसेस बना लेते हैं और बॉडी में ये वायरस फैलता जाता है। तो ये साइकिल है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी है जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसी तरह से मैंने जो अगली बात इसमें आती है कि इसमें जो इन्फेक्शन, देखो एड्स का इन्फेक्शन हुआ और एड्स हुआ, इसमें फर्क है। इन्फेक्शन और एड्स होने में लगभग बीच में एक टाइम लैग होता है, लगभग 5 से 10 साल का। ठीक है, जब एड्स हो जाता है तो उस बंदे की इम्यूनिटी बहुत बुरी तरीके से गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद एचआईवी जो होता है, एचआईवी ये दो सेल्स, हमारी बॉडी के दो सेल्स पे अटैक करता है। कौन से दो सेल्स? टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजेस। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजेस, एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दे रखा है वो मैक्रोफेजेस का डायग्राम है, उसमें मैक्रोफेजेस पे दिखाया हुआ है। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स, बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनमें से टी हेल्पर सेल्स और किस पे अटैक करता है? मैक्रोफेजेस पे अटैक करता है। ठीक है, और मैक्रोफेजेस को एनसीईआरटी एचआईवी फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेजेस के अंदर ऑब्वियसली ये एचआईवी वायरसेस बनाते टी हेल्पर सेल्स के अंदर भी हैं, पर मैक्रोफेजेस के अंदर ये मतलब डिवाइड करते रहते हैं, बनाते रहते हैं और वो एक एचआईवी वायरसेस को प्रोड्यूस कर रही है ना। मैक्रोफेज जो है एचआईवी वायरस को प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है वो सेल, तो इसलिए उसे एचआईवी फैक्ट्री की तरह बोला गया है। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट करते हैं हम लोग एड्स के अंदर, वो टेस्ट होता है एलिसा, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ठीक है, एलिसा टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। और ध्यान रखना ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, कंफर्मेटरी टेस्ट एक्चुअली वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद में एड्स का कोई इलाज नहीं है, नो क्योर, सिर्फ प्रिवेंशन ही इसका एक इलाज है। ठीक है, आगे आखिरी में नाको के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमारे देश में एड्स से निपटने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, दैट इज नाको, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको एड्स के अंदर इतनी बातें पता होनी चाहिए, इससे आपका काम चल जाएगा। और एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एड्स के सिम्टम क्या है? एड्स के सिंबल के बारे में आपको पता होगा कि ऐसे करके एक सिंबल होता है, आपने लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोगों के स्कूल जब खुलते थे, ठीक है, अभी तो कोविड की वजह से खुलेंगे तो जब खुलते थे तो 1 दिसंबर को बहुत सारे लोग मतलब स्कूलों में जो है ऐसे रेड कलर का रिबन बच्चे यहाँ लगा के लेके जाते हैं और 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है इसमें, दैट इज कैंसर। तो कैंसर अब तक 1 मिलियन से ज्यादा, लगभग 10 लाख से ज्यादा इंडियंस कैंसर से अब तक सफर कर चुके हैं। ठीक है, और कैंसर के अंदर देखो, कैंसर के अंदर हमें पढ़ना है ट्यूमर को। ट्यूमर 2 तरीके का होता है। ट्यूमर, व्हाट इज ट्यूमर एक्चुअली? ट्यूमर एक्चुअली मास ऑफ सेल्स। क्या होता है कि कैंसर के अंदर सेल्स जो होते हैं उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है और वो मास ऑफ सेल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट द डिटेल लेक्चर, तो इसमें हम सिर्फ रिवीजन की बातें करेंगे। एक मास ऑफ सेल क्रिएट कर लेता है जिसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। और वो ट्यूमर 2 तरीके का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन क्या होता है? बिनाइन जहां पर हुआ है, जिस जगह पर वो ट्यूमर हुआ है वहीं तक सीमित रहता है, इसीलिए ये इतना खतरनाक नहीं है। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? ये
जहां पर हुआ है इसके सेल्स जो है ब्लड के साथ दूसरे बॉडी पार्ट्स में क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं, और जहां पर ये सेल्स जाते हैं वहां पर एक नया ट्यूमर कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो फैल जाने की प्रॉपर्टी है ना, ट्यूमर की फैल जाने की प्रॉपर्टी, इसको मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता है, और ये सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की। ओके, उसके बाद कैंसरस सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, 3 4 प्रॉपर्टीज, वो हमको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो कैंसरस सेल्स जो होते हैं ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर चुके होते हैं। मतलब क्या? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी होती है यार। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जस्ट लाइक हमारे जैसा कि मान लो हम 4 5 बंदों का अच्छा ग्रुप है, तो एक बंदा अगर बुराई करता है तो उसको 3 4 बंदे अगले टोकते हैं कि हाँ यार मत बुराई कर। तो ऐसी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, अगर एक सेल जरूरत से ज्यादा ग्रो कर रहा होता है तो आस पड़ोस वाले सेल्स उसको रोकते हैं कि हाँ भाई अब ग्रोथ मत कर, तो ये वाली प्रॉपर्टी कैंसर सेल में लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये एंजाइम भी ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, टीलोमरेज एक्टिविटी, मतलब ये ऑप्शन आया हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ है, टीलोमरेज एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। टीलोमरेज एक्टिविटी क्या होती है? एक्चुअली जब ना सेल डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा सेल डिवाइड करता है तो कम होता जाता है, कटता जाता है। तो आप एक बात समझ रहे हो कि हर बारी जब सेल डिवाइड करेगा तो ये क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा अगर कम हो रहा है तो ये क्रोमोसोम इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चल सकता। कुछ डिवीजन्स के बाद में ये क्रोमोसोम क्या है, मतलब खत्म सा हो जाएगा। पर ये वाली एक्टिविटी कैंसर सेल के अंदर इंक्रीज हो जाती है। मतलब क्या होता है, उनके अंदर ये जो पार्ट लॉस हो रहा होता है ना क्रोमोसोम का सेल डिवीजन के दौरान, ये लॉस ही नहीं होता। तो आपको खाली इतना ध्यान रखना है, इंक्रीज टीलोमेरेज एक्टिविटी किसमें? कैंसर सेल्स के अंदर। और उसके बाद मेटास्टेसिस तो ये क्या करते ही हैं, ठीक है। और प्रोटो कई बार क्या होता है कि कैंसर सेल्स कैसे बन जाते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स, नॉर्मल कैंसर सेल्स के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं, वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब ऑन्कोजीन से पहले वाली, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में वो कैंसरस नहीं होती, पर सर्टेन अंडर कंडीशंस वो एक्टिव हो जाती है और वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब कैंसर सेल्स की 4 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का लॉस हो जाता है, टीलोमरेज एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इनकी प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है, ठीक है। उसके बाद कैंसर के कॉज क्या है? कैंसर के कॉज क्या है? तो देखो, कैंसर के जो कॉज होते हैं उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर करने वाले, ठीक है। तो इसके 3 कॉज दे रखे हैं एनसीईआरटी में, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। देखो फिजिकल में क्या क्या आती है? फिजिकल में 2 तरह की रेडिएशंस आती हैं, दैट इज आयनाइजिंग रेज और नॉन आयनाइजिंग रेज। तो आयनाइजिंग रेज 2 तरीके की होती हैं, एक्स रेज और गामा रेज। ध्यान से सुनो, आयनाइजिंग रेज 2 तरीके की होती हैं, एक्स रेज और गामा रेज, ठीक है। और नॉन आयनाइजिंग रेज एक ही होती है, दैट इज यूवी रेज, ठीक है। मैंने बताया फिजिकल कार्सिनोजन में 2 तरीके की रेडिएशंस के बारे में बता रखा है, दैट इज आयनाइजिंग रेज और नॉन आयनाइजिंग रेज। आयनाइजिंग रेज के एग्जांपल है एक्स रे और गामा रे, और नॉन आयनाइजिंग रे के एग्जांपल है यूवी रे। उसके बाद केमिकल कार्सिनोजन में उन्होंने तंबाकू बताया कि तंबाकू में निकोटीन होता है और वो केमिकली कैंसर कॉज करता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल में उन्होंने बताया कि कुछ बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में उन्होंने बताया कि कुछ ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं। ऑन्कोजेनिक वायरसेस मतलब कैंसर करने वाले वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी वायरल ऑन्कोजीन्स को ट्रांसफर कर देते हैं सेल के अंदर। आपको खाली इतना ध्यान रखना है बायोलॉजिकल में कि ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो हैं वो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इनके पास क्या होती है, वायरल ऑन्कोजीन्स होती है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस के पास। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 3 तरीके की कार्सिनोजेंस है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेस का एग्जांपल है एक्सरे, गामा रे। नॉन आयनाइजिंग का एग्जांपल है आपकी यूवी रे। उसके बाद केमिकल आ जाता है, केमिकल कार्सिनोजन में आपका तंबाकू का, निकोटीन का एग्जांपल दे रखा है। और बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में उन्होंने बताया है कि आपकी एक नहीं आपका वायरस होता है, दैट इज ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। अभी बताया था ना थोड़ा इधर पहले, ऑन्कोजीन्स होती हैं वो कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं, तो कैंसर करने वाला वायरस ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। ओके, तो आगे कैंसर डिटेक्शन के कुछ तरीके दे रखे हैं, ठीक है। तो कैंसर कुछ तरीकों से डिटेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला जो उन्होंने दे रखा है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। तो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या होता है कि हमें जहां पर लगता है कि हाँ यार यहाँ पर कैंसर हो सकता है, यहाँ पर हमें शक है कि कैंसर है, हम क्या करते हैं, उस टिश्यू को निकालते हैं और उसको लैब के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेन करके क्या करते हैं, देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। इसको बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। दूसरा है कि रेडियोग्राफी।
रेडियोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, रेडियोग्राफी से भी कैंसर डिटेक्ट करते हैं। कैसे? रेडियोग्राफी में हम एक्सरे की मदद से 2D इमेज प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखना, रेडियोग्राफी में एक्सरे की मदद से 2D इमेज प्रोड्यूस करते हैं। और सिटी स्कैन होता है, दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सिटी स्कैन में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में हम लोग 3D इमेज प्रोड्यूस करते हैं। किससे? एक्सरे से। रेडियोग्राफी में 2D एक्सरे से और सिटी स्कैन में 3D एक्सरे से। ठीक है, उसके बाद आती है एंटीबॉडीज। उसके बाद हम अगर मान लो कैंसर हुआ है तो उस कैंसर के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी होती है। अगर हमें वो एंटीबॉडीज बॉडी में मिल जाती हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इसके मतलब बॉडी में कैंसर हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है दैट इज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, और इसको हम सेफेस्ट मेथड कहते हैं। एक बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे सेफ मेथड कौन सा है, तो ये सबसे सेफ मेथड है क्योंकि इसमें यार हम किसी तरह की रे नहीं डाल रहे, कोई रे नहीं डाल रहे। कि कहीं ना कहीं हम जब कोई रे डालते हैं तो इसमें क्या होता है, रे डालने में कहीं ना कहीं हम लोग बॉडी के सेल्स को, मतलब कहीं ना कहीं यार किसी भी रे से अगर आप बॉडी को स्टिमुलेट करते हो, बॉडी को एक्सपोज करते हो तो बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान तो है ना। एमआरआई में हम लोग जो है कैसे क्या करते हैं, मतलब हम बॉडी की इमेज निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके। तो दिस इज द मतलब सेफेस्ट मेथड। ठीक है, यूज मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। इसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इसी वजह से ये सबसे सेफेस्ट मेथड बोला गया। आपको सेफेस्ट मेथड ध्यान रखना है, एमआरआई होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, तो ट्रीटमेंट का पहला से आंसर है सर्जरी, भैया ऑपरेशन करो। ठीक है, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं कि रेडिएशन डाल करके वो जो ट्यूमर होता है कैंसर के अंदर उसके सेल्स को हम लोग किल करते हैं। ठीक है, उसके बाद कीमोथेरेपी में हम अलग अलग केमिकल्स को दे करके, अलग अलग ड्रग्स को दे करके क्या करते हैं, उन कैंसर सेल्स को मारते हैं। और इसके कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली केमिकल दिया है बॉडी को, तो इसके हेयर लॉस और अनीमिया जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और लास्ट आता है इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि अब उसके जिस पर्सन को कैंसर है उसका ना इम्यून सिस्टम कैंसर को पकड़ नहीं पा रहा, तो हम क्या करते हैं उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं अल्फा इंटरफेरॉन से। अल्फा इंटरफेरॉन हम लोग उसके मतलब उसको देते हैं, वो इम्यून सिस्टम फिर कैंसर सेल्स को पकड़ लेता है, अपने आप ही मार देता है। तो दिस इज इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, ओके, तो चैप्टर के अगले पार्ट पर आ जाते हैं, दैट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट इन्फेक्शन, कि होस्ट यार कितनी तगड़ी तरीके से इन्फेक्शन से फाइट कर सकता है, ये उसकी इम्यूनिटी होती है। कितनी तगड़ी तरीके से होस्ट इन्फेक्शन से फाइट कर सकता है, ये उसकी इम्यूनिटी होती है। दो तरीके की इम्यूनिटी एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इनेट? इनेट का मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म से ही हो। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब यार सबके पास होती है, इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। मेरे पास भी इनेट वही है, बियर ग्रिल्स के पास भी वही है, तुम्हारे पास भी वही है। मतलब इनेट में ऐसा कुछ खास नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ इनेट इम्यूनिटीज के एग्जांपल मतलब बैरियर्स के फॉर्म में एनसीईआरटी में गिवन है, वो आपको ध्यान रखने हैं, लर्न करने हैं। वो मैं आपको बताता हूँ और आप उनको लर्न कर लेना मेरे साथ साथ ही बोल के। ठीक है, तो पहला है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में आता है जो फिजिकली बैरियर, मतलब फिजिकली इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को मतलब जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको रोकते हैं। तो हमारी स्किन और म्यूकस जो होता है ना, वो फिजिकल बैरियर्स में गिने जाते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर। बेटा फिजियोलॉजिकल मतलब होता है शारीरिक, जो शरीर के अंदर होते हैं, जैसे कि HCl इन स्टमक के अंदर जो HCl होता है। और ठीक है, उसके बाद जो हमारा सलाइवा है और हमारे जो आंसू है, HCl तो आप जानते हो यार 1.8 pH के करीब इसका pH होता है, तो ऑब्वियसली हर बैक्टीरिया को मार देगा, है ना, सबको मार सकता है ये HCl। उसके बाद हमारे जो सलाइवा और आंसू में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ये ऑब्वियसली बैक्टीरियोसाइडल होता है और ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो दीज आर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ध्यान रखना। उसके बाद सेलुलर बैरियर्स का मतलब कुछ सेल भी होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारे अंदर ही नहीं सबके अंदर होते हैं, इसीलिए इसे मतलब इनेट इम्यूनिटी में नॉन स्पेसिफिक कहा गया है। सेलुलर बैरियर्स में आते हैं न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल आप जानते हो एक तरीके का WBC होता है। ठीक है, एक तरीके का WBC होता है, ए ग्रैनुलोसाइट होता है ना, ग्रैनुलोसाइट है, ए ग्रैनुलोसाइट होता है, सॉरी।
तो आई एम कंफ्यूज, ठीक है ना, क्या होता है, मैं मतलब मेरे को चेक करना पड़ेगा। खैर एक तरीके का डब्ल्यूबीसी तो होता ही है। कौन ये आपका जो ये है सेल मतलब न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं इसके बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती हैं, इसलिए इसको हम न्यूट्रोफिल को ही पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स भी आपके जो होते हैं एक तरीके मतलब एक तरीके के डब्ल्यूबीसी होते हैं, और वही मोनोसाइट्स जो होते हैं डेवलप होकर के मैक्रोफेजेस बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, फैगोसाइटोज होते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी रखते हैं, खा जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म को जो इन्फेक्शन कॉज करता है। और उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो दीज आर सेलुलर बैरियर्स। उसके बाद लास्ट आता है साइटोकाइन बैरियर्स। तो साइटोकाइन बैरियर्स में क्या होता है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ना एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इंटरफेरोन। अभी मैंने बताया था इम्यूनोथेरेपी के अंदर अल्फा इंटरफेरोन्स देते हैं। खैर ये अलग चीज है, या मतलब उसी से रिलेटेड है, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है ना यार। तो साइटोकाइन बैरियर कहते हैं कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है जिनको वायरस हो चुका है वो एक चीज, एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, इसको हम इंटरफेरोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन्स। और ये इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, ये दूसरे सेल्स को जाकर के बताते हैं कि यार वायरस आ गया तो अपना प्रोटेक्शन कर लो, और फिर दूसरे सेल वायरस से इन्फेक्ट होने से बच जाते हैं। तो दिस इज द साइटोकाइन बैरियर। ओके, दूसरी तरीके की इम्यूनिटी होती है, ये होती है इनेट इम्यूनिटी। दूसरी तरीके की इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखो कौन से तरीके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब हर इस पैथोजन के लिए, हर तरीके के वायरस के लिए, हर तरीके की बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और उसके बाद मेमोरी बेस्ड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब इसकी एक मेमोरी होती है, अगर सेम ऑर्गेनिज्म दोबारा आता है तो दूसरी बार ये उसे मारने में टाइम नहीं लगाती। आपने लोगों ने प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स पढ़ा होगा कि प्राइमरी रिस्पॉन्स बॉडी का किसी भी पैथोजन ऑर्गेनिज्म के खिलाफ थोड़ा स्लो होता है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जिसको हम एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। बॉडी के पास मेमोरी होती है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म पहले भी आया था, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, बॉडी उसको बहुत जल्द मार देती है, ठीक है। तो दो तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें गिवन है, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी ऑफ ब्लड। ह्यूमरल का मतलब क्या होता है, ब्लड। ब्लड की इम्यूनिटी को हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो ब्लड में मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस घूम रहा है, उसको कैसे मारेंगे, तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ब्लड के अंदर, और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन करता है, बी लिम्फोसाइट। कौन प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट। तो ध्यान रखना है ह्यूमरल इम्यूनिटी को कौन संभालता है, बी लिम्फोसाइट संभालता है, ठीक है। ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। और दूसरी, मान लो अगर कोई वायरस बैक्टीरिया सेल के अंदर घुस गया है, तो सेल के अंदर कौन उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सेल को, बॉडी को, उसके लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, दैट इज सीएमआई। और ये सीएमआई सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ध्यान रखना, ह्यूमरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट के द्वारा और सीएमआई टी लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, हाँ, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं कि बी सेल्स रिलीज आर्मी ऑफ टाइनी प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। की बी सेल्स जो होते हैं वो कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, कुछ प्रोटीन्स की आर्मी बनाते हैं जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडीज बोलते हैं। ऑब्वियसली ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उनको मतलब जो ऑर्गेनिज्म होती हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म उनको मार देती है। एंटीबॉडीज बनाने का काम है किसका, बी लिम्फोसाइट का। इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और टी सेल्स जो होते हैं, टी सेल्स कौन से वाले, टी लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर सेल्स, ठीक है ना। एड्स के अंदर यही टी हेल्पर सेल्स मारे जाते हैं, इसी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स को आकर के बताते हैं, यार कोई आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, तुम एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दो। तो टी हेल्पर सेल एक्चुअली बताते हैं बी लिम्फोसाइट को कि बनाओ, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल मदद करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। और एंटीबॉडी का जनरल फॉर्मूला होता है H2L2। ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला गिवन है H2L2। आप लोगों ने एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखा होगा, एक वाई शेप का डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इस साइड को एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, ठीक है। एंड आप लोग डायग्राम्स एनसीईआरटी में से देख करके जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। इसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, ओके। और मतलब यही दोनों साइड से एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मतलब जो एंटीजन है, जो उसके ऊपर लगा हुआ प्रोटीन है, बैक्टीरिया है, वायरस के ऊपर जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी है, दिस इज द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी।
ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को जाके पकड़ लेती है और उस बैक्टीरिया या वायरस को पकड़ लेती है, मतलब क्योंकि प्रोटीन तो उसके साथ लगा हुआ है ना वायरस के या बैक्टीरिया के साथ। अब क्या करता है, पीछे से मैक्रोफेज मतलब आर्मी आ जाती है और आर्मी फिर उसको खा जाती है, उस बैक्टीरिया या वायरस को। मैक्रोफेज वगैरह जो भी है, न्यूट्रोफिल्स, मतलब एक्चुअली है क्या, ये ना पकड़ पकड़ के देता रहता है, ठीक है, पकड़ पकड़ के एंटीबॉडीज देती रहती है कि हाँ यार इन्हें मारो और हमारी बॉडी से इसकी कंसंट्रेशन कम करो। और इनके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि इनके अंदर एंटीबॉडी के अंदर डाइसल्फाइड लिंकेजेस या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, समझ में आ रहा है? ये एनसीईआरटी का डायग्राम एक गिवन था। अच्छा, इसकी इस बड़ी वाली चेन को ना हम लोग हेवी चेन कहते हैं और इसकी इस छोटी वाली चेन को हम लोग लाइट चेन कहते हैं। तो इसमें देखो 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है ना, 1 2 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन, इसलिए इसका फॉर्मूला H2L2 भी है, एंटीबॉडी का फॉर्मूला H2L2 भी है, ठीक है, समझ में आ रही है? अब कुछ एंटीबॉडीज आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर क्या होती है। जैसे एंटीबॉडीज जो है कुछ है, जैसे आईजीए आपको बॉडी फ्लूइड्स में मिलती है, जैसे कि मिल्क में जो कोलेस्ट्रॉम, इनिशियल डेज में जो लैक्टेशन के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है। ब्लड के अंदर भी आईजीए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद आईजीजी जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, आईजीजी, ठीक है, और ये प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकती है, आपको ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट होती है, छोटी है, इसलिए मोस्ट अबंडेंट भी होती है ये, कौन सी, आईजीजी, और ये प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकती है। उसके बाद अगली होती है आईजीई, ये आईजीई जितनी भी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होती है, जितनी भी एलर्जीज होती है उसमें ये एंटीबॉडी बनती है, कौन सी, आईजीई, ठीक है। और उसके बाद आईजीएम, अगर आपको पता है तो टाइफाइड के अंदर आईजीएम एंटीबॉडी बनती है, इसलिए टेस्ट भी करते हैं टाइफी.आईजीएम, ठीक है। आईजीएम एक एंटीबॉडी होती है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है और ऑब्वियसली लार्जेस्ट है तो प्लेजेंटा क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। और तो ये हमारी सारी एंटीबॉडीज हो गई। अब हमारी अगली इम्यूनिटी आती है, दैट इज CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को कौन से टी लिम्फोसाइट्स मतलब चलाते हैं, साइटोटॉक्सिक, काफी तरह के टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स होते हैं, तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो होते हैं CMI को चलाते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कई बार क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी ऑर्गन को मतलब रिजेक्ट कर देती है, इसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। और ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, CMI के द्वारा प्रोवाइड की जाती है इम्यूनिटी, और ये टी लिम्फोसाइट इस इम्यूनिटी को चलाता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर ऑन एनसीईआरटी ने इम्यूनिटी को और ज्यादा बखेड़ा खड़ा किया है। उसने बताया कि इम्यूनिटी भैया अलग अलग तरीके की होती है हमारी बॉडी में, एक्टिव भी इम्यूनिटी होती है और कई बारी पैसिव इम्यूनिटी भी होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जब बॉडी एंटीबॉडीज अपने आप ही प्रोड्यूस करे तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जब एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी किसी बंदे के अंदर डाल दे, इसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी भी 2 तरीके की होती है, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल में क्या हुआ, नेचुरल मतलब एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, मैंने कहा इम्यूनिटी 2 तरीके की, एक्टिव और पैसिव, ये दूसरी क्लासिफिकेशन है। पहली थी CMI और ह्यूमरल, ठीक है, ये दूसरी है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव 2 तरीके की है, दैट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म आया, उसके खिलाफ आपके बॉडी ने अपने आप ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस की अंदर, ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या था, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होती हैं, जितनी भी वैक्सीन्स आती हैं वो सब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में गिनी जाती हैं। एक्चुअली होता क्या है वैक्सीन्स के अंदर, वैक्सीन्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पैथोजन के हाथ पैर तोड़ करके उसको डिसआर्म्ड करके मतलब डिसआर्म्ड करके, एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है, वैक्सीन के अंदर भरते हैं, इंजेक्शन के अंदर भरते हैं और मार देते हैं। अब वो तो डिसआर्म्ड हो चुका है, तो बॉडी में इतना ज्यादा कुछ खास फर्क मतलब वो मतलब बॉडी को इतना कुछ खास इन्फेक्शन कर नहीं सकता, पर बॉडी उसे डिटेक्ट कर लेगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगी। तो एंटीबॉडीज तो बॉडी नहीं बनाई ना हमारी, इसीलिए ये एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आता है। एंड दिस इज द नेचुरल, ठीक है, दिस इज द
दिस इज द आर्टिफिशियल। नेचुरल तो पहले वाला था। नेचुरल मतलब कोई भी बीमारी हुई मान लो यार, और उस बीमारी के अंदर आपके अंदर मान लो टाइफाइड हो गया, आपने इलाज ही नहीं कराया, तो आपकी बॉडी 1 महीने के अंदर टाइफाइड में ठीक हो जाती है अगर आप इलाज ना कराओ तो, वैसे 14 दिनों में ठीक हो जाती है। तो अगर इलाज नहीं करवाओगे तो बॉडी ने टाइफाइड से अपने आप ही ठीक किया, टाइफाइड से अपने आप ही ठीक किया, अपने आप ही इम्यूनिटी उसके खिलाफ प्रोड्यूस की। तो दिस इज द एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। पर इसमें हमने आर्टिफिशियली जानबूझकर डेलिबरेटली वो माइक्रोब को डाला, तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोला है। एक्टिव क्यों बोला? क्योंकि एक्चुअली हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। खैर आगे चलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी, जब डायरेक्टली एंटीबॉडीज बाहर से दी जाती हैं, तो ये भी 2 तरीके की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली कैसे मिलती है? जो कोलेस्ट्रॉल माँ बच्चे को जब अपना दूध पिलाती है तो नेचुरली उस दूध के अंदर IgE एंटीबॉडी पहले से होती है, और बच्चा जब दूध पीता है तो वो एंटीबॉडी उसके अंदर, बच्चे के अंदर चली जाती है। तो दिस इज द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, क्योंकि बच्चे को बनी बनाई बाहर से मिली है एंटीबॉडी, और वो भी नेचुरली, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कैसे मिलती है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, मान लो किसी को सांप ने काट लिया, अब सांप ने काट लिया तो उसके अंदर उस बंदे के अंदर एंटीबॉडी बनवाने का टाइम नहीं है, अब बनी बनाई लैब के अंदर एंटीबॉडी देने का वक्त है, ताकि हम उस पर्सन की जान बचा सके। तो जो एंटी वेनोम केसेस होते हैं, ठीक है, एंटी वेनोम केसेस होते हैं, या मतलब टिटनस के केसेस होते हैं, इसमें जो हम इम्यूनिटी देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, दीज आर परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन लैब्स। उसके बाद वैक्सीन में एक एग्जांपल बताते हैं एनसीईआरटी कि देखो यार, जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है उसको हम यीस्ट के अंदर बनवाते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखोगे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन यीस्ट के अंदर हम लोग बनवाते हैं। ओके, अगला टॉपिक आता है एलर्जी। तो एलर्जी होता है एक्सेगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस इन एनवायरनमेंट। देखो एक्सेगरेटेड, अगर हमारा एक्सेगरेटेड का मतलब होता है बढ़ चढ़कर, या मतलब कि हमारा इम्यून किसी कुछ सर्टेन चीजों को हमारे एनवायरनमेंट ने इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर रिस्पॉन्स किया जितने की तो जरूरत भी नहीं थी। मान लो यार किसी बच्चे ने इतनी गलती भी नहीं थी पर टीचर ने उसको बहुत मारा, तो दिस इज द एक्सेगरेटेड रिस्पॉन्स, इतना बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स। जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ चीजों को एनवायरनमेंट में इतना बढ़ चढ़कर रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? IgE प्रोड्यूस होती है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के? स्नीजिंग, आपको खांसी जुकाम मतलब छींकें आने लग जाएंगी, वाटरी आईज, ठीक है, नम हो जाएंगी आपकी आंखें, रनी नोज, नाक बहने लगेगी, ये सब। और एलर्जी के अंदर एक्चुअली प्रोड्यूस क्या होता है? हिस्टामिन और सीरोटोनिन प्रोड्यूस होता है हमारे मास्ट सेल से। अगर आपको पता है मास्ट सेल एक तरह का मैक्रोफेज होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। उसी की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस आती हैं। इसका क्योर क्या है, क्या इलाज है, क्या देते हैं एलर्जी के अंदर? हम लोग एंटी हिस्टामिन्स देते हैं, एड्रीनलिन देते हैं, ठीक है, एड्रीनलिन देते हैं और स्टेरॉइड्स देते हैं। क्या क्या देते हैं? एंटी हिस्टामिन्स देते हैं, एड्रीनलिन देते हैं और कुछ स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके एलर्जी के? अस्थमा, ठीक है, अस्थमा वगैरह जो है इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। और बहुत सारी चीजें होते हैं, डस्ट माइट्स, है ना, कुछ छोटे छोटे कण, पॉलन वगैरह, जितने भी ये सारी चीजें होते हैं, कुछ लोगों का बॉडी इनको बड़े बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स करता है, इसलिए वो लोग जब इसके एनवायरनमेंट में आते हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है कि अननोन रीजन की वजह से, अननोन या फिर जेनेटिक रीजंस की वजह से जब बॉडी अपने ही सेल्स पर अटैक कर देती है, सेल्फ सेल्स पर अटैक कर देती है, तो इसको हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। ऑटो इम्यूनिटी में खाली आपको 2-3 बीमारियां ही ध्यान रखनी है। पहले तो जो यहाँ पर दे रखी है दैट इज देखो 3 बीमारियां ध्यान रखना, इन्हीं तीनों में से क्वेश्चन आना चाहिए मेरे हिसाब से। रोमाटिड आर्थराइटिस, ठीक है, पहली बीमारी तो यह ध्यान रखना, रोमाटिड आर्थराइटिस। और अगली माइस्थेनिया ग्रेविस, ये 11th में पढ़ते हो आप लोग लोकोमोशन वाले चैप्टर में, माइस्थेनिया ग्रेविस। और उसके बाद ग्रेव्स डिसीज भी, ये भी डिजीज ध्यान रखना, ग्रेव्स डिसीज, माइस्थेनिया ग्रेविस और रोमाटिड आर्थराइटिस, ये 3 डिजीजेस आप ध्यान रखोगे। ये 3 ऑटोइम्यून डिजीज है, रोमाटिड आर्थराइटिस, ग्रेव्स डिसीज और माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक होता है दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये भी एनसीईआरटी एक टॉपिक देती है। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है? देखो वैक्सीनेशन तो मैंने आपको बता दिया, वैक्सीनेशन एक आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी
के तहत दिया जाता है, और उस वैक्सीनेशन का रिजल्ट होता है कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। इसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए, ठीक है, ओके। तो वैक्सीनेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, और इम्यूनाइजेशन उसका रिजल्ट है कि बॉडी के अंदर उसका जो रिजल्ट आता है दैट इज इम्यूनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है दैट इज इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, इसमें हम लोग मार्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मार्ट वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी का बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड सेल्स और एंटीबॉडीज, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स और एंटीबॉडीज, इस सबसे हमारा क्या बनता है, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी बनता है। इम्यून सिस्टम बॉडी का बनता है। देखो यार, अगर आप अच्छे बच्चे हो ना तो एनसीईआरटी की लाइंस की वैल्यू समझो, क्योंकि दो मतलब जब से एनटीए आया है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम बाहर से चीजें पूछने में कम इंटरेस्टेड है, खास करके बायो में, और हम चीज पूछेंगे बायो के अंदर से, यानी कि एनसीईआरटी के अंदर से। तो जितना आप अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर है, और खास करके मेरी वीडियो देखोगे तो उससे तो आपका काम पूरा चल ही जाएगा, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स प्लस एंटीबॉडीज, ये आपका इम्यून सिस्टम बनाती है। उसके बाद प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर फॉर्मेशन बनते हैं और मैच्योरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स मैंने बताया ना अभी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ये लोग, एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स सीएमआई प्रोवाइड करता है, और बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो लिम्फोसाइट्स का जहां फॉर्मेशन होता है, मैच्योरेशन होता है, जहां बनते हैं और जहां जवान होते हैं, वो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जगह को हम लोग प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं, जहां बनते हैं और जवान होते हैं, ठीक है। तो ये जो दो जगह होती है दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है, बोन मैरो एंड थाइमस। और थाइमस के बारे में एक बात लिखी हुई है 11th के एनसीईआरटी में कि थाइमस जो होता है वो समय के साथ, एज के साथ डिक्रीज होता जाता है, ग्लैंड होता है यहाँ हार्ट के पास, डिक्रीज होता जाता है, इसलिए इम्यूनिटी भी ओल्ड लोगों में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि थाइमस का साइज एज के साथ रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जहां पर उन लिम्फोसाइट्स का पैथोजन के खिलाफ क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, मतलब मारधार होती है। भाई डायरेक्टली लिम्फोसाइट्स को थोड़ी छोड़ सकते हैं कि हाँ जाओ यार करो, पहले उनको ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। तो वो जो ट्रेनिंग होती है जहां पर, उनको हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, दैट इज स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन, उसके बाद लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस, ठीक है। चार हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स और पेयर पैचेस, आपको ध्यान रखने हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस, ठीक है। उसके बाद स्प्लीन के बारे में एनसीईआरटी ने काफी बार कुछ जानकारियां दी हैं। स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ये आपके ब्लड में लिखा हुआ है 11th में चैप्टर में, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। उसके बाद दिस इज द रिजर्वोयर फॉर आरबीसी, आरबीसी आकर के यहीं इकट्ठा होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे रिजर्वोयर फॉर आरबीसी भी कहते हैं। और यहाँ पर ब्लड का फिल्टर होता है, इसलिए फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी स्प्लीन के अंदर ही होता है, ठीक है। उसके बाद माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, इसको हम क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं। हमारी देखो 4 लेयर्स पड़ी है ना आपने, सिरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के साथ जो एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है उसको हम माल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू से माल्ट कहते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि टोटल लिम्फॉइड टिश्यू का, जितना लिम्फॉइड टिश्यू है हमारी बॉडी में, उसका 50% टिश्यू माल्ट कंसिस्ट करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको माल्ट, ये आपको जितनी भी लाइनिंग्स हैं दैट इज रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल, ठीक है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल, जितनी भी ये लाइनिंग है, ठीक है, वहां पर ये आपको माल्ट मिलता है। 50% लिम्फॉइड ऑर्गन कंसिस्ट करता है, लिम्फॉइड टिश्यू कंसिस्ट करता है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है दैट इज ड्रग अब्यूज, ठीक है। तो ड्रग अब्यूज, तो यार ड्रग अब्यूज के बारे में अलग अलग चीजें दे रखी हैं, वो अब हमको पढ़नी है। तो ड्रग अब्यूज में देखो सबसे पहला टॉपिक आता है ओपोइड्स के बारे में, कि ओपोइड्स क्या होते हैं। अच्छा, ड्रग अब्यूज में आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में जितने भी उन्होंने ड्रग अब्यूज के अंदर डायग्राम्स दे रखे हैं, वो आपको जितने भी ऑर्गेनिक डायग्राम्स है वो आपको देख करके जाने की कौन सा डायग्राम है, किसका डायग्राम है, ये आपको देख करके जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने पेड़ पत्तों का डायग्राम, पत्तों का, पेड़ का डायग्राम भी गिवन है,
ड्रग अब्यूज वाले टॉपिक में, वो भी आपको देख के जाना है, क्योंकि डायरेक्टली कई बारी वो डायरेक्ट पेड़ बना के दे देंगे और पूछेंगे ये कौन से वाला है, तो आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन मिल सकता है। ड्रग अब्यूज में ये दो चीजें, दो एफर्ट आपको अपनी तरफ से मारने हैं, ठीक है। तो ओफॉइड्स सॉरी ओपोइड्स, पहला इसमें टॉपिक आता है, लेट्स ओपोइड्स। तो ओपोइड्स के मतलब देखो, ओपोइड्स जो होते हैं इसके रिसेप्टर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि सीएनएस और जीआईटी में क्या होते हैं, होते हैं। देखो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि इनके रिसेप्टर्स कहाँ पर है, तो मैं रिसेप्टर्स की बात पहले कर देता हूँ। ओपोइड्स के रिसेप्टर हमारे जीआईटी में और सीएनएस में दोनों जगह होते हैं। किसके रिसेप्टर? ओपोइड्स के रिसेप्टर कहाँ कहाँ? जीआईटी में और सीएनएस में। उसके बाद कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर कहाँ होते हैं? कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं। और कोका अल्कोलॉइड जो अगला टॉपिक है उसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया, तो आपको भी नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स के ब्रेन में होते हैं, ओपोइड्स के सीएनएस और कहाँ पर? सीएनएस और जीआईटी में होते हैं, और कोका अल्कोलॉइड्स के होते नहीं, कैनाबिनॉइड्स के ब्रेन में होते हैं। ध्यान रखना, आपको लर्न करने हैं ये सब, या वीडियो को बार बार देखो, आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओपोइड्स में सबसे पहले यार वो एग्जांपल देता है पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। पेपेवर सोमनिफेरम कहता है वो पॉपी प्लांट कहता है पेपेवर सोमनिफेरम को, कि पॉपी प्लांट है। और पॉपी प्लांट में क्या होता है भैया, इसके ना एक्चुअली है ना ओपियम का प्लांट होता है, पॉपी प्लांट अफीम का प्लांट होता है। तो इसमें क्या करते हैं इस एक्चुअली देखो मेरी बात सुनो, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, पेपेवर सोमनिफेरम ये पॉपी प्लांट का नाम है, मतलब ओपियम पॉपी नाम है उसका, ओपियम पॉपी प्लांट का नाम है, अफीम का प्लांट को कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज, मतलब और भी है यार, इसमें थोड़ी और बात बता सकता हूँ कि देखो यार इसके पॉड से हम लोग क्या करते हैं, अफीम बनाते हैं, ठीक है। तो खैर ये सब आपके काम की बात नहीं है इस समय। अगली बात जो आपको जाननी है कि देखो यार मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन सर्जरी के टाइम पर दिया जाता है, क्योंकि सर्जरी में क्या ये होता है, सिडेटिव या पेन किलर होता है, मतलब नींद इंड्यूस करता है सिडेटिव, और पेन किलर होता है, मतलब पेन नहीं होता, जिसमें ऐसी सर्जरीज की जाती हैं जनरली जिसमें बहुत दर्द होता है, तो उन पेशेंट्स को ये मॉर्फिन दिया जाता है। तो मॉर्फिन का जब हम एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन मतलब एसिटाइल एक ग्रुप होता है दैट इज CH3CO, ये वाला ग्रुप जब हम ज्वाइन कर देते हैं, ये ग्रुप जब हम ज्वाइन कर देते हैं, उसके अंदर एसिटाइलेशन कर देते हैं किसका? मॉर्फिन का, तब हमारे पास मॉर्फिन का जब हम एसिटाइलेशन कर देते हैं तब हमारे पास डाई एसिटाइल मॉर्फिन बन जाता है, मतलब दो अगर एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं मॉर्फिन के ऊपर तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन बन जाता है। और इसी डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हम लोग हीरोइन बोलते हैं। अपने फिर हेरा फेरी देखी है ना, फिर हेरा फेरी और भागम भाग वगैरह, तो उसमें हीरोइन, तो जो हीरोइन होती है वो यही होती है, हीरोइन को हम लोग स्मैक भी बोलते हैं, स्मैक। और मॉर्फिन किससे बनता है? तो मॉर्फिन भी इसी पॉपी प्लांट से, पेपेवर सोमनिफेरम से बनता है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? ओके, तो ध्यान रखना, नॉर्मली ये सर्जरी में दिया जाता है, मॉर्फिन सेडेटिव होता है, पेन किलर होता है की तरह, ठीक है। और डायएसिटाइल कर लो, डायएसिटाइलेशन कर दो, 2 CH3CO ग्रुप बना दो, तो ये क्या बन जाता है? हीरोइन बन जाता है, स्मैक बन जाता है। और इसे कैसे लेते, कैसे हैं इस हीरोइन को लेते कैसे? स्नॉटिंग से लेते हैं, स्नॉटिंग से, डायरेक्टली रखा हाथ पे और ठीक है सूंघ लिया, ऐसे सांसों से ले लिया, स्नॉटिंग से लेते हैं। और ये करता क्या? ये बॉडी के फंक्शंस को स्लो कर देता है, और ये एक डिप्रेसेंट होता है, यानी कि डिप्रेसेंट का मतलब बॉडी के फंक्शंस को स्लो कर देता है। ये समझ आ रही मेरी बात? तो ध्यान रखना कि स्नॉटिंग से लिया जाता है क्या? हीरोइन या स्मैक भी कहते हैं, और ये बॉडी फंक्शंस को स्लो कर देता है, इट एक्ट्स एट डिप्रेसेंट, ओके। अगला टॉपिक आता है दैट इज कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स कहाँ से निकाले जाते हैं? कैनाबिनॉइड्स निकाले जाते हैं कैनाबिस सटाइवा, ये एक प्लांट का नाम है जिसे आम भाषा में हम लोग भांग बोलते हैं, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा। तो कैनाबिस सटाइवा के ये जो प्लांट होते हैं इसमें काफी सारी चीजें होते हैं, पॉड्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंसेस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो इनके अगर हम डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाए, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, तो इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे उससे अफीम से हम लोग क्या बनाते थे? मॉर्फिन बनाते थे, और फिर मॉर्फिन से हीरोइन। तो ऐसे ही इसके भी जब अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन करें कैनाबिस सटाइवा के अलग अलग पार्ट्स के, फ्लावर्स के, इन्फ्लोरेसेंस के वगैरह वगैरह के, तो बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। एनसीईआरटी लिखती हैं दैट इज मैरिजुआना या मैरिजुआना, आप जानते हो, हशीश, गांजा, ठीक है। और उसके बाद चरस, हशीश, गांजा, ये सब अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ओके। उसके बाद कैसा लिया जाता है? इनहेलेशन,
ठीक है, या तो इनहेलेशन से मतलब या तो इसकी बीड़ी बना लो सिंपल और इनहेल करो, बीड़ी या सिगरेट बना लो इनहेलेशन, या ओरल इंजेक्शन कि भैया तंबाकू की तरह लिया और मुंह में डाल लिया, ओरल इंजेक्शन। ठीक है, इनहेलेशन या तो बीड़ी बना के पियो या तो ओरल इंजेक्शन डायरेक्टली मुंह में डाल लो। ओके, और इसका इफेक्ट कहाँ होता है, तो इसका इफेक्ट होता है ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ब्रेन के अंदर होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर ये डायरेक्टली क्या करता है, इफेक्ट करता है। और ये हेलोसिनोजेनिक होता है, हेल्यूसिनोजेनिक होता है, मतलब ये मति भ्रम कर देता है ना। जो इसे खाते पीते हैं वो एकदम पगला जाते हैं ना, आप देखते हो मति भ्रम हो जाती है, क्या क्या बोलते रहते हैं, या तो हंसते ही रहते हैं, बोर होते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मतलब हेलोसिनोजेनिक होता है। हेलोसिनोजेनिक मतलब मति भ्रम कर देने वाला। ओके ओके, अगला टॉपिक आता है दैट इज कोकीन। कोकीन हमें एक प्लांट से मिलता है दैट इज इरिथ्रोजाइलम कोका, और ये इरिथ्रोजाइलम कोका एक्चुअली साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, मतलब ओरिजिनली ये वहां पर बनाया जाता है। कोकीन को हम लोग कोक भी बोलते हैं और क्रैक भी बोलते हैं। कोकीन खा के बंदा क्रैक हो जाता है, ठीक है, उसका दिमाग, तो क्रैक से भी नाम याद रख सकते हो। कोकीन को हम लोग कोक या क्रैक भी बोलते हैं। और ये करता क्या, कोकीन ना डोपामिन ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर करता है। ये डोपामिन आप जानते हो कि हमारी बॉडी में जितने भी खुशी वाले इवेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हमें मजा आ गया, अच्छा लगा, ये जितने भी खुशी से रिलेटेड इवेंट्स हैं ये डोपामिन रिलीज की वजह से होते हैं। डोपामिन करता क्या है, हमारी बॉडी को खुशी इंड्यूस करवाता है, तो ये डोपामिन ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर करता है, डोपामिन बढ़ा देता है बॉडी में। इसलिए भैया बिना कुछ मेहनत किए बॉडी को मजा आता रहता है कोकीन लेने के बाद में। ठीक है, और ये स्नॉट किया जाता है वहीं, है ना, डायरेक्ट स्नॉट किया जाता है। उसके बाद स्टिमुलेट सीएनएस, और ये क्या करता है, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, उस पर अपने इफेक्ट डालता है। और सेंस ऑफ यूफोरिया की सेंस क्या करता है, मतलब स्टिमुलेट करवाता है। यूफोरिया का मतलब मैं ही हूं सब कुछ। ये दिल्ली वाले सांस किसकी वजह से ले रहे हैं, मेरी वजह से। ये लोग किसकी वजह से जी पा रहे हैं, मेरी वजह से। यूफोरिया का मतलब अति उत्साह, इतना मतलब इतनी खुशी हो रही होती है, तो सेंस ऑफ यूफोरिया क्या करता है, ये इंड्यूस करता है। और उसके बाद इंक्रीज्ड एनर्जी, और इसे खा करके एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ऐसा लगने लगता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना यार हमें तो जब तक ये खाओ ना, ये नशा करो ना, तब तक ऐसा लगता है यार बॉडी में जान ही नहीं है। तो वो एक्चुअली इंक्रीज्ड एनर्जी वो इसी वजह से आती है। पर ऑब्वियसली यार ये इन सब के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी नशे में आप लोगों को जिंदगी के अंदर नहीं पड़ने हैं। ठीक है, और कोकीन के एक्सेसिव डोसेज ऑब्वियसली फिर से हेल्यूसिनोजन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल है दैट इज धतूरा। तो धतूरा तो आप जानते हो शिव जी पर चढ़ता है, इसे हम एट्रोपा बेलाडोना भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका एट्रोपा बेलाडोना, और ऑब्वियसली इसे खाकर भी इंसान पगला जाता है। ठीक है, तो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब मति भ्रम हो जाती है यार वो क्या बोलता है, क्या करता है, हंसता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं एट्रोपा बेलाडोना खाने वाले की, मतलब ऐसा हो जाता है उसके साथ। खैर, उसके बाद एक लाइन दे रखी है कि भैया एनसीईआरटी में बार्बिटूरेट्स, एम्फीटामाइंस और बेंजोडाइएज़ेपाइंस ये सब दवाइयों में यूज होता है। बार्बिटूरेट्स, एम्फीटामाइंस और बेंजोडाइएज़ेपाइंस ये मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन और इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं, उसको ठीक करने के काम आता है। ठीक है, उसको ठीक करने के काम आता है। ठीक है, कौन, बार्बिटूरेट्स, एम्फीटामाइंस और बेंजोडाइएज़ेपाइंस। ओके, अगली बीमारी है दैट इज स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो होता है ऑब्वियसली इस स्मोकिंग में हम लोग पहली बात ये एनसीईआरटी बताती है कि तंबाकू जो है, तंबाकू लगभग 400 सालों से यूज किया जा रहा है, 400 सालों से ज्यादा यूज किया जा रहा है हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर तंबाकू जो है 400 सालों से ज्यादा से यूज किया जा रहा है। और निकोटीन, इसमें होता क्या है, निकोटीन होता है तंबाकू के अंदर, और निकोटीन क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड को क्या करता है, सिक्रीट करता है, एड्रीनलिन रिलीज करवाता है। और ये एड्रीनलिन क्या करता है, ये एड्रीनलिन बीपी को, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है और हार्ट रेट को बढ़ा देता है। क्या करता है, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है और हार्ट रेट को भी हाई कर देता है। ठीक है, और ऑब्वियसली स्मोकिंग करने से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, एम्फाइसीमा। ठीक है, एल्वेलाई का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, एम्फाइसीमा कहते हैं। उसके बाद लंग का कैंसर हो जाता है, थ्रोट, गले का कैंसर हो जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर का भी कैंसर हो जाता है। और तो और क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन घट जाती है और बॉडी के अंदर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, ओके।
तो अगली चीज आती है दैट इज अल्कोहल। देखो एडिक्शन में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली इसमें से क्वेश्चन बनने की गुंजाइश कम रहती है, पर कुछ चीजें मैं आपको जरूर बता दूंगा जिससे कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। उसके तो अल्कोहल में सबसे पहले तो आता है दैट इज लीवर किरियोसिस। अल्कोहल में एक टर्म दे रखी है दैट इज लीवर किरियोसिस। तो किरियोसिस का मतलब होता है डैमेज हो जाना, ठीक है। तो अल्कोहल पीने वालों का लीवर खराब हो जाता है, आपने सुना होगा, क्योंकि लीवर किरियोसिस हो जाता है उन्हें, CIRRHOSIS कि डैमेज हो जाते हैं उनके लीवर के सेल्स और ऑब्वियसली उनका लीवर खराब हो जाता है अल्कोहल पीने वालों को, ठीक है। उसके बाद अगली चीज है एडिक्शन। एडिक्शन नशा क्या होता है? तो नशा है ना किसी भी ड्रग से, किसी भी ड्रग के इफेक्ट से जो अटैचमेंट जुड़ा होता है उसको हम एडिक्शन कहते हैं। जैसे यार दारू पीने वाले ना, जब दारू पीने के बाद जो यूफोरिया की कंडीशन आती है उससे बड़ा प्यार करते हैं, वो उन्हें ऐसे नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे मिलने के लिए तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए ये जो मतलब यूफोरिया से ये जो प्यार है, मतलब ये किसी भी इफेक्ट ऑफ ड्रग से अटैचमेंट हो जाना, इफेक्ट ऑफ ड्रग से अटैचमेंट हो जाना, इसको हम एडिक्शन बोलते हैं। और डिपेंडेंस क्या होती है कि भैया हम जब उस नशे को, उस एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहे, उसके बिना जीने में हमें दिक्कत हो रही है, तो इसको हम डिपेंडेंस बोलते हैं। जब हम उसको नहीं छोड़ पा रहे और उसके बिना जीने में हमें दिक्कत हो रही है तो इसको हम डिपेंडेंसी बोलते हैं। और डिपेंडेंसी के अंदर एनसीईआरटी एक चीज बताती है दैट इज विड्रॉल सिंड्रोम। कि विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है कि भैया जब कोई बंदा एडिक्शन करता है और उसके रेगुलर डोसेस को अगर हम लोग एब्रप्टली बंद कर दें, क्या कर दें? एब्रप्टली, सडनली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सडनली बंद कर दे तो कुछ सिम्टम्स उसके अंदर आने लग जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी के, शेकीनेस, कांपना, घबराहट होने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है। ये सब जो होते हैं विड्रॉल सिंड्रोम के अंदर आते हैं, ठीक है। नोजिया, जी मिचलाने लगता है उसका, स्वेटिंग होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, शेकीनेस होने लगती है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम। और ध्यान रखना विड्रॉल सिंड्रोम तब कहते हैं हम लोग जब हम एडिक्शन के डोसेज को एब्रप्टली, सडनली बंद कर देते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट इसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय।